जरूर, यहाँ कहानी है। अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। वर्ष 1971 का एक सर्द और कोहरा भरा दिन था। उत्तर भारत के एक शांत और सुनसान गांव नरकपुर में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, ठाकुर हवेली। हवेली के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं और मुख्य दरवाजा हमेशा बंद रहता था। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में कोई तस्वीर है, एक ऐसी तस्वीर जो खून से बनी है। गांव के लोग उस हवेली के पास से भी गुजरने से डरते थे। बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि शाम ढलने से पहले घर लौट आएं, क्योंकि सूरज डूबते ही हवेली के अंदर से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आने लगती थीं, जैसे कोई तस्वीर खुद ब खुद हिल रही हो। रघुवीर चौधरी, एक मशहूर इतिहासकार और पुरानी चित्रकला का शौकीन, दिल्ली से नरकपुर आया था। उसने सुना था कि इस गांव में एक अनोखी तस्वीर है, ऐसी जिसे देखने वाले या तो पागल हो जाते हैं या मर जाते हैं। रघुवीर को इस कहानी में एक नया शोध विषय दिखा। तस्वीर क्या है? कौन सी आत्मा उसमें बसी है? क्या ये सब अफवाह है? रघुवीर इन सवालों के जवाब ढूंढने निकला। उसने गांव में किराए पर एक कमरा लिया और हवेली के बारे में जानकारी जुटाने लगा। गांव में रघुवीर के आने के तीसरे दिन कुछ अजीब घटित होने लगा। गांव का एक नौजवान लड़का गोपी, जो अक्सर हवेली के आसपास खेला करता था, अचानक गायब हो गया। सुबह से लेकर शाम तक गांव वाले उसे ढूंढते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अंततः रात के करीब 8 बजे गोपी की चीख हवेली के अंदर से सुनाई दी। वो चीख इतनी भयानक थी कि सुनकर पूरा गांव कांप उठा। गांव के 4-5 बहादुर युवक लाठियां लेकर हवेली के बाहर पहुंचे, लेकिन दरवाजा बंद था, खुद से बंद। दरवाजे के पास पड़ा एक पुराना ताला अब अचानक चमक रहा था, जैसे किसी ने उसे अभी लगाया हो। रघुवीर को जैसे ही गोपी की चीख का पता चला, वो गांव वालों के साथ दौड़ा चला आया। उसने कहा, ये मौका है सच्चाई जानने का। अगर इस हवेली में कुछ है तो उसे सामने आना चाहिए। गांव वाले डरे हुए थे, पर रघुवीर ने खुद उस ताले को तोड़ने का साहस दिखाया। जैसे ही उसने हथौड़ा मारा, दरवाजा खुद ही कर्कश आवाज के साथ खुल गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था और वहां एक सड़ी गली बदबू थी। किसी ने टॉर्च जलाई, दीवारों पर धूल जमी थी और सामने दिख रही थी वो तस्वीर एक औरत की थी, लाल साड़ी में, खुले बाल, और उसकी आंखों से खून टपकता दिखाई दे रहा था। लेकिन ये खून पेंटिंग में नहीं, असल में नीचे जमीन पर टपक रहा था। ये कैसे हो सकता है? रघुवीर चौंका, और तभी तस्वीर के ठीक नीचे गोपी पड़ा मिला, मरा हुआ। उसकी आंखें फटी हुई और मुंह जैसे कुछ चीखते हुए खुला हो। गांव में हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे, वो तस्वीर फिर जाग गई है। 3 साल बाद फिर एक शिकार हुआ है, वो औरत अब लौट आई है। रघुवीर समझ गया था, ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, ये एक आत्मा का दरवाजा थी, और अब वो दरवाजा खुल चुका था। हवेली में हुई गोपी की मौत ने पूरे गांव को सन्न कर दिया था। कोई भी अब उस हवेली की ओर देखना तक नहीं चाहता था। लेकिन रघुवीर, वो पीछे हटने वाला नहीं था। वो जानता था कि ये सब महज अंधविश्वास नहीं, बल्कि किसी गहरी और रहस्यमयी सच्चाई का हिस्सा है। अगली सुबह रघुवीर गांव के बाहर रहने वाले एक बुजुर्ग तांत्रिक नागा बाबा से मिलने गया। नागा बाबा वर्षों से गांव के रक्षक माने जाते थे। रघुवीर ने उन्हें तस्वीर और गोपी की मौत की पूरी घटना बताई। नागा बाबा की आंखें बंद थीं, पर उनके चेहरे पर भय स्पष्ट था। उन्होंने कहा, वो तस्वीर नहीं, एक कैदखाना है। एक स्त्री की आत्मा उसमें बंद है, जिसे जिंदा जला दिया गया था। हर तीसरे वर्ष उसकी प्यास जागती है और उसे चाहिए ताज़ा खून। अगर तू उस सच के पीछे जाएगा तो अपनी आत्मा की कीमत चुकानी होगी। रघुवीर ने जवाब दिया, अगर उस आत्मा को न्याय नहीं मिला तो मैं उसे दिलाकर रहूंगा। नागा बाबा ने उसे कुछ राख दी और कहा, इस राख को अपने पास रखना, ये तुझे उसकी सीधी दृष्टि से बचा सकती है, पर सिर्फ कुछ समय के लिए। रघुवीर उसी रात वापस हवेली गया। अब वो अकेला था, हाथ में टॉर्च, कंधे पर थैला और दिल में हिम्मत। हवेली अब और भी भयावह लग रही थी, जैसे हर ईंट में कोई चीख छुपी हो। वो फिर उसी कमरे में गया जहां तस्वीर टंगी थी, लेकिन इस बार तस्वीर के पास दीवार पर कुछ हल्की सी चमकती लकीरें दिखीं, जैसे कुछ लिखा गया हो और समय के साथ मिट गया हो। रघुवीर ने दीवार साफ की और वहां एक लकड़ी का ढक्कन दिखा, एक छुपा हुआ खजाना। उसने धीरे धीरे उसे खोला और अंदर एक पुरानी, धूल से भरी डायरी निकली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, राधिका। रघुवीर की रूह कांप गई। डायरी किसी राधिका नाम की औरत की थी। आगे पढ़ते हुए उसने जाना कि राधिका एक चित्रकार थी, जो ठाकुर अमर सिंह की हवेली में रहा करती थी। उसे पेंटिंग का जुनून था और उसने एक पेंटिंग बनाई थी अपने ही चेहरे की, लेकिन उसमें जो रंग उसने मिलाए थे वो साधारण नहीं थे, वो थे खून। राधिका को जब ठाकुर ने धोखा दिया तो उसने अपने खून से आखिरी बार एक तस्वीर बनाई और उस पर खुद को जिंदा जला दिया। उसकी आत्मा उसी तस्वीर में कैद हो गई। डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा था, जो मेरी आंखों में झांकेगा उसकी आत्मा मेरी आंखों में घुल जाएगी, जब तक मैं मुक्त न हो जाऊं। जैसे ही रघुवीर ने डायरी का आखिरी शब्द पढ़ा, तस्वीर में एक हरकत हुई। तस्वीर की आंखें जिंदा आंखों की तरह चमकीं, दीवारें थरथराने लगीं। अचानक रघुवीर की टॉर्च बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा था, सिर्फ तस्वीर की आंखें चमक रही थीं। तभी एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई, रघुवीर, तुमने मुझे जगा दिया है।
रघुवीर ने हिम्मत दिखाते हुए राख को मुट्ठी में पकड़ा और तस्वीर की ओर फेंका। एक जोरदार चीख हवेली में गूंजी और तस्वीर के रंग उड़ने लगे, मानो आग पकड़ ली हो। अगली सुबह गांव में अफवाह फैल गई, तस्वीर में से आवाजें आनी बंद हो गई थीं। रघुवीर जानता था कि ये सिर्फ अस्थायी राहत है। राधिका की आत्मा जाग चुकी थी और वो अब केवल हवेली तक सीमित नहीं रहेगी। अब वो तलाश करेगी नया कैनवास और नया शिकार। रघुवीर रात भर नहीं सो पाया। वो उस डायरी को बार बार पढ़ रहा था। कई पन्ने तो सड़े हुए थे, लेकिन एक कोने से उसे एक पतली सिल्क की तह के नीचे कुछ और पन्ने छिपे हुए मिले, सूखे खून के धब्बों वाले। उन पन्नों में राधिका की आत्मकथा थी, उसके दर्द, अपमान और बदले की कहानी जिसे अब तक कोई नहीं जान पाया था। राधिका एक सामान्य लड़की नहीं थी। वो बचपन से ही रंगों से खेलती थी, पर वो रंगों में चेहरों से अधिक भावनाएं उकेरती थी। उसकी कला में कुछ जादू था, ऐसा जादू जिसे लोग समझ नहीं सके। एक दिन ठाकुर अमर सिंह, जो चित्रकला का कद्रदान था, राधिका की चित्रकारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसे अपनी हवेली में बुला लिया अपने राजसी संग्रह के लिए पेंटिंग बनवाने। शुरुआत में सब ठीक था, फिर ठाकुर की नजरें राधिका के रूप पर जा टिकीं। वो उसे पाने के लिए उतावला हो गया। राधिका ने जब ठुकराया तो उसने उसे बंदी बना लिया, हवेली में एक गुप्त कमरे में। वहां राधिका के पास बस उसकी तूलिका, कैनवास और कुछ रंग थे। जब उसने खून मांगा उसे रंगों में मिलाने के लिए, ठाकुर ने बेरहमी से उसे चाकू से काटा। राधिका ने अपने ही खून से आखिरी तस्वीर बनाई, स्वयं की, एक ऐसी अभिशप्त पेंटिंग जो देखती है, पहचानती है और चुनती है। जब चित्र पूरा हुआ, राधिका ने ठाकुर को बुलाया और कहा, देखो, यह अंतिम तस्वीर है जो मैंने बनाई है। इस तस्वीर में अब सिर्फ रंग नहीं, मेरी आत्मा है। ठाकुर ने जैसे ही उस तस्वीर की आंखों में देखा, वो जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश लेकिन जिंदा। राधिका ने वहीं खुद पर तेल डाला और कैनवास के सामने जल गई। आत्मा उसी चित्र में समा गई। हवेली के नौकरों ने डर के मारे दीवारें बंद कर दीं और तस्वीर को उसी कमरे में टांग दिया। पर हर तीसरे साल अमावस्या की रात उस तस्वीर की आंखें फिर जाग उठती थीं। डायरी के अंतिम गुप्त पन्ने पर लिखा था, जिसने मेरी आंखों में झांका उसका अंत मैं खुद तय करूंगी। लेकिन यदि कोई मेरा सच समझे और मेरी राख को सही स्थान पर प्रवाहित करे तो शायद मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सके। रघुवीर अब समझ चुका था, ये केवल आत्मा की प्यास नहीं थी, बल्कि एक घाव था जो न्याय मांग रहा था। रघुवीर ने जैसे ही किताब बंद की, हवेली की खिड़की से बाहर देखा। गांव से आ रही थी चीखें और घंटियों की आवाज। वो दौड़ता हुआ गांव की ओर गया। वहां मंदिर के पास एक और शव पड़ा था, गांव का पुजारी, जिसकी आंखें फटी हुई थीं और पास में पड़ी थी उसकी जली हुई तस्वीर। लोग कांप रहे थे। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि राधिका की आत्मा अब हवेली तक कैसे सीमित नहीं रही। अब वो तस्वीर गांव तक फैलने लगी थी। गांव के मंदिर में पुजारी की रहस्यमयी मौत ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। ये वही पुजारी था जिसने वर्षों तक ठाकुर हवेली की पूजा की थी। उसकी मृतदेह के पास मिली अधजली तस्वीर ने रघुवीर को हिलाकर रख दिया। क्या ये वही तस्वीर थी? रघुवीर सोच में डूब गया। लेकिन नहीं, ये एक नई तस्वीर थी, पर उसमें वही चेहरा था राधिका का। वही लाल साड़ी, वही टपकता रक्त और वही भेदती हुई आंखें। क्या अब ये आत्मा खुद को कॉपी कर रही है? क्या राधिका की आत्मा अब दूसरी तस्वीरों में भी समाने लगी है? रघुवीर ने तय किया, उसे राधिका की राख ढूंढनी ही होगी। डायरी में ये संकेत था कि जब राधिका को जलाया गया तब उसके अवशेष हवेली के पीछे बने पुराने सती घाट में दबा दिए गए थे, एक सूखी नदी के किनारे। अगली सुबह रघुवीर कुदाल और एक पुराने नक्शे के साथ घाट की ओर निकला। वहां वर्षों पुरानी टूटी समाधियां थीं, सूखे पेड़ और अधजले दीपों की राख। गांव के लोग वहां जाना अशुभ मानते थे, लेकिन रघुवीर अब डर की सीमा लांघ चुका था। 3 घंटे की खुदाई के बाद उसे एक पुरानी मिट्टी की कलश मिली, पूरी तरह बंद। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक ठंडी हवा चली और दूर मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। कलश पर सिंदूर और राख चिपकी थी और उस पर अंकित था, राधिका, पाप में जली, न्याय में मुक्ति पाए। रघुवीर ने जैसे ही कलश को छुआ, उसकी हथेली जल गई और अचानक उसके चारों ओर धुएं जैसा कुछ उभरा और उसी में वो चेहरा फिर दिखा, राधिका। लेकिन इस बार वो गुस्से में नहीं, बेहद पीड़ा में थी। उसकी आवाज फुसफुसाती हुई सी आई, रघुवीर, मेरी राख को शांति दो, पर ध्यान रखना, मेरी दूसरी छवि अब स्वतंत्र है, वो जिसे मैंने नहीं बनाया, वो जिसे किसी ने बनाया है, मुझे बांधने के लिए नहीं, मुक्त करने के लिए नहीं, बल्कि फैलाने के लिए। रघुवीर चौंका, क्या कोई और भी है जो इस आत्मा का उपयोग करना चाहता है? रघुवीर ने राख को एक तांत्रिक जूट की थैली में बांधा और हवेली लौटा। लेकिन हवेली अब वैसी नहीं थी। अब वहां सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, दीवार पर 2 और तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में एक ही चेहरा राधिका, लेकिन उन तीनों में उसका अंदाज अलग था। एक तस्वीर में वो हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी में खून बह रहा था। दूसरी में उसकी आंखें बंद थीं और तस्वीर के पीछे से रोने की आवाज आ रही थी। तीसरी वही पुरानी पेंटिंग थी, सबसे सजीव और खून टपकाती हुई। रघुवीर समझ गया, राधिका की आत्मा अब विभाजित हो रही है। रात ढलते ही हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। हवेली में जमी धूल हवा में उड़ने लगी।
रघुवीर ने राख से बनी थैली को जमीन पर रखा और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, नागा बाबा द्वारा सिखाया गया मंत्र। लेकिन तभी दीवारों पर लहू की लकीरें उभरने लगीं और तीनों तस्वीरें धीरे धीरे दीवार से उतरकर हवा में तैरने लगीं। एक तेज चीख हवेली को हिला गई, मुझे बांध नहीं सकते, अब मैं सिर्फ एक नहीं रही। और इसी के साथ तीनों तस्वीरें एक एक कर फट गईं, लेकिन उनके टुकड़े हवा में कहीं गायब हो गए। रघुवीर घबरा गया। अब राधिका की आत्मा सिर्फ एक चित्र में नहीं बल्कि कई हिस्सों में बंट चुकी थी और वे हर ओर फैल रहे थे।